गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी सैनी। बात करते हैं अपन आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनमें से अपन ने सेल डिवीज़न की बात कर रहे थे और सेल साइकिल की अपन बात कर चुके थे। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ क्लास लिख देती हूँ, बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी, और पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें अपना एक टॉपिक चल रहा था सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में अपन ने ये देख लिया था कि लास्ट वाले रिकॉर्डर में कि सेल अपना डिवीज़न क्यों करती है, किस लिए करती है। सेल अपनी ग्रोथ को अपनी नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करती है, अपनी सेल की ग्रोथ करती है, अपनी सेल का डेवलपमेंट करती है और बाद में क्या कर लेती है, वो उसका रिप्रोडक्शन कर लेती है। तो एक सेल जो है वो 3 प्रकार से अपना डिवीज़न करती है। तो अपन सबसे पहले इसी को टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं कि सेल डिवीज़न 3 प्रकार का होता है। एक होता है ए माइटोसिस, क्या नाम होता है, ए माइटोसिस। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, एक को हिंदी में कहते हैं असमसूत्री विभाजन, एक को कहते हैं समसूत्री विभाजन और एक को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसको हिंदी में कहते हैं असमसूत्री विभाजन, इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन और इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। असमसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, नाम से पता चल रहा है इसमें गुणसूत्र क्या होंगे, जैसे हैं उनसे ना आधे होंगे ना बराबर रहेंगी, संख्या में क्या हो जाएंगे, अनियमित प्रकार से हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे, असमसूत्री विभाजन। एक होता है समसूत्री विभाजन, ये क्या होंगे, हमेशा एक समान लंबाई के अंदर, एक समान साइज के अंदर टुकड़ों में डिवाइड होंगे और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो अपन 2 पॉइंट्स पहले देख लेते हैं इसके अंदर, वो क्या क्या है। कि पहला तो पॉइंट यही है कि इसकी खोज किसने करी। कोशिका का जो विभाजन है इसकी खोज वैज्ञानिक था फ्लेमिंग। किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। कब, 1882 में। 1882 के अंदर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था कि हर एक कोशिका में विभाजन होता है और विभाजन के बाद में वो कोशिका अपनी वृद्धि करती है और अपनी नई आने वाली पीढ़ी को क्या करती है, कंटिन्यूअस आगे के लिए चलाती है। तो ये अपन जो है वो पहले देख चुके हैं कि सेल डिवीज़न जो है वो 2 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। इसकी 2 स्टेज होती हैं। एक स्टेज जो है, इसकी एक स्टेज होती है इंटरफेज, और दूसरी होती है इसकी एम फेज। ये अपन पहले डिटेल से देख चुके हैं। इंटरफेज जो है उसका दूसरा नाम होता है मेटाबॉलिक फेज। मेटाबॉलिक फेज, कौन सी फेज कहते हैं इसको, मेटाबॉलिक फेज।
इसको कहते हैं एम फेज। और डिवीजन जो है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, असमसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। चाहे विभाजन यह हो, चाहे विभाजन समसूत्री हो, चाहे विभाजन अर्धसूत्री हो, सभी विभाजन के अंदर एक बार उसके न्यूक्लियस का विभाजन होगा, उसके बाद उसके साइटोप्लाज्मा का विभाजन होगा। लेकिन ये इंटरफेज अवस्था और एम फेज अवस्था कंप्लीट रूप से किस में आती हैं, समसूत्री विभाजन में आती हैं। तो अब अपन चलते हैं सबसे पहले एमाइटोटिक डिवीजन में। एक नंबर सबसे पहले चलते हैं अपन नंबर 1, एमाइटोटिक डिवीजन, असमसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, असमसूत्री विभाजन। कोशिका किस तरीके से बटेगी, टुकड़ों में बटेगी, लेकिन टुकड़ों की संख्या और टुकड़ों की साइज और न्यूक्लियस का आकार कैसा होगा, असमान प्रकार का होगा। जैसे मैंने ये एक सेल बनाई जो विभाजन के लिए तैयार है। इस विभाजन के लिए इसके अंदर ये कोशिका है। ये कोशिका सबसे पहले क्या करेगी, अपने आकार को बढ़ाएगी। इस कोशिका ने ये बढ़ाया अपना आकार और इसने अपने इस न्यूक्लियस को इस तरीके से क्या बना दिया, आकार में बड़ी साइज का बना दिया। जैसे ही ये अपने न्यूक्लियस को बढ़ाती है तो इसका न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्मा क्या करता है, विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। जैसे सबसे बाहर की ओर ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, ये बनाई मैंने इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन। ये है इसके अंदर साइटोप्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा दोनों के बीच में सबसे पहले क्या करता है, न्यूक्लियस अपना विभाजन करता है। और उस न्यूक्लियस के विभाजन के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और न्यूक्लियस के 2 टुकड़ों में टूटने के बाद में इसका जो साइटोप्लाज्मा होता है वो भी क्या होता है, 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो पहले इसकी लेबलिंग कर देते हैं अपन। ये है इसकी सेल वॉल, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये है इसका साइटोप्लाज्मा और ये है इसका न्यूक्लियस। तो ये क्या करता है, अपनी साइटोप्लाज्मा का और न्यूक्लियस का विभाजन करता है। ये सेल वॉल और इसके अंदर की ओर ये सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले ये अपने न्यूक्लियस का विभाजन करता है। इस तरीके से 2 न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे इस तरीके से इसके अंदर इसके जो साइटोप्लाज्मा है वो भी टुकड़ों में टूट जाता है और क्या बन जाती हैं, डॉटर सेल। क्या बन जाती हैं, डॉटर सेल। ये थी इसकी पेरेंट सेल। पेरेंटल सेल ने क्या किया, अपने आकार को बढ़ाया, अपने न्यूक्लियस के आकार को बढ़ाया और उस न्यूक्लियस के आकार को बढ़ने से और सेल की साइज को बढ़ने से उसने क्या कर दिया, खंडों में तोड़ दिया इसको। जैसे ही ये कोशिका 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, जैसे ये थी एक सेल, ये भी थी एक सेल। अब इसके अंदर इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया और ये कितनी सेल में टूट गई, 2 सेल में टूट गई। तो इनका नाम क्या रख दिया जाता है, डॉटर सेल। तो हम क्या कह सकते हैं, बिना किसी न्यूक्लियस के अंदर एक समान गुणसूत्रों का 2 टुकड़ों में टूटा ना पॉसिबल हो पाया और ना ही जो गुणसूत्र थे इस न्यूक्लियस के अंदर वो आधे विभाजित हुए, ना तो वो आधे टुकड़ों में बंटते हैं और ना ही जितने प्रेजेंट हैं उनमें से उनका 2 गुना होकर के डुप्लीकेशन होता है। केवल डायरेक्ट ये क्या हो जाते हैं, छोटे 2 खंडों में टुकड़े बन जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, एमाइटोटिक डिवीजन। अब अपन चलते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और सबसे ज़्यादा लेंदी भी है। जो इसकी सेल साइकिल का सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वो टाइप है इसका माइटोसिस। नाम है माइटोसिस डिवीजन। कौन सी सेल में होता है? सोमेटिक सेल में होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? सोमेटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का ही दूसरा नाम क्या होता है? सोमेटिक डिवीजन। क्यों? क्योंकि सोमेटिक सेल हमेशा क्या होती हैं? 2n होती हैं। इसका मतलब माइटोसिस डिवीजन के अंदर भाग लेने वाली जो सेल्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? 2n होती हैं। 2n का मतलब डिप्लॉइड। कैसी होती हैं? हमेशा डिप्लॉइड होती हैं। और ये सोमेटिक सेल भी क्या होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। इसलिए माइटोटिक डिवीजन का नाम क्या होता है? सोमेटिक डिवीजन होता है। अब जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसको 2 स्टेप्स में कंप्लीट रूप से डिवाइड कर दिया जाता है। 2 स्टेप्स में इसकी मेन रूप से 2 स्टेप्स होती हैं। स्टेप नंबर A इंटरफेज अवस्था, और दूसरी होती है इसकी एमफेज स्टेज। इंटरफेज और एमफेज, इसी में मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, आगे डिटेल से आएगा तब और समझाएंगे। एमफेज 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक होती है कैरियोकाइनेसिस, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। तो हम सिंपल फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि जो माइटोटिक डिवीजन है उसको हम कितनी स्टेप्स में कंप्लीट समझ सकते हैं? 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। तो यहाँ लिख दी जाती हैं कि माइटोटिक डिवीजन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप्स कौन कौन सी? नंबर 1 इंटरफेज, नंबर 2 कैरियोकाइनेसिस और नंबर 3 साइटोकाइनेसिस। और अगर इन दोनों को अलग अलग नाम ना दे करते तो क्या नाम दे देते हैं? एमफेज। उसकी एमफेज। तो एक होती है उसकी इंटरफेज और एक होती है उसकी एमफेज। इंटरफेज अवस्था जो है वो लाइफ की सबसे लंबी साइकिल होती है। ये कंप्लीट होती है G1, S, G2, M, जिसके बारे में अपन जो है लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि जो ये इंटरफेज स्टेज है ये भी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक होती है G1, एक होती है S और एक होती है G2। G1, S, G2। G1 जो स्टेज है वो सबसे लंबी अवस्था होती है। 30 से 40% टाइम इसकी लाइफ साइकिल का जितना टाइम होता है उसमें से 30 से 40% में कंप्लीट होती है। G2 जो है वो 25 से 30% में और S और G2 जो है वो होती है 10 to 25% में। इस स्टेज के अंदर मतलब G1 स्टेज के अंदर DNA के संश्लेषण के लिए, RNA के संश्लेषण के लिए जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल, उन रॉ मटेरियल का संश्लेषण होता है किसमें? G1 में। और S फेज के अंदर जो G1 फेज के अंदर रॉ मटेरियल बने हैं उन सब का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। और G2 फेज क्या करती है? सिंथेसिस हुए मटेरियल को क्या करती है? मैच्योर कर देती है और ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। ये क्लास अपन डिटेल से पहले क्लास में ले चुके हैं। अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे किसको? एम फेज को। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इसलिए समझाया कि एम फेज से पहले एक इंटरफेज अवस्था आती है। इस इंटरफेज अवस्था के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एक छोटे फॉर्मेशन के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे बाउंडेशन के रूप में क्या करते हैं? इनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ। सपोज करो कि ये एक सेल है। इस सेल वॉल के अंदर की ओर
ये इस सेल की मेम्ब्रेन है। इस सेल की मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये इसका न्यूक्लियोलस पार्ट है और इस न्यूक्लियोलस पार्ट के अंदर की ओर ये क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट हैं। इस तरीके से क्या बना हुआ है, क्रोमेटिन का नेट बना हुआ है और साथ में ये क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है। जब इंटरफेज अवस्था होती है तो जो सेल हो, पहले लेबलिंग कर देते हैं एक बार अपन इसकी। ये है इसकी सेल वॉल, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये है इसका साइटोप्लाज्मा, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसके क्रोमेटिन नेट और ये है इसका न्यूक्लियोलस। ये स्टेज कौन सी है, इंटरफेज। इंटरफेज स्टेज है। इंटरफेज स्टेज के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन मटेरियल है उसका और क्रोमेटिन फाइबर्स, ये नेट के फॉर्मेशन में जो हैं वो पाए जाते हैं। जब अपन इसकी आगे बात करते हैं तो ये जो क्रोमेटिन फॉर्मेशन है इसका, किसका, क्रोमेटिन का नेट। जैसे इंटरफेज के बाद में एम फेज शुरू होती है तो एम फेज को दो में डिवाइड किया जाता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो सबसे फर्स्ट जो फेज है उसकी अपन बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज, अब प्रोफेज जो स्टेज है उसके अंदर भी होती है प्रोफेज। प्रोफेज को भी दो में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होती है अर्ली प्रोफेज और एक होती है लेट प्रोफेज। तो मैं आपको इसको एक बार पूरा नेट से समझा देती हूँ, जो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और जो डायग्राम हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। समझाती हूँ मैं आपको। इंटरफेज, इंटरफेज एंड इंटरफेज एंड एम फेज, इसी के साथ है ऑल स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ये डायग्राम देखिए आप, इसके अंदर इंटरफेज अवस्था जिसके अंदर आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये इसका न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन फाइबर हैं। इस क्रोमेटिन फाइबर के साथ जैसे ही प्रोफेज अवस्था आती है तो इस प्रोफेज अवस्था के अंदर जो क्रोमेटिन नेट लाइक स्ट्रक्चर में था वो नेट लाइक स्ट्रक्चर से किस में आ जाता है, अब थ्रेड लाइक धागेनुमी संरचना के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये धागेनुमी संरचना के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये धागे जो हैं वो क्रोमेटिड कहलाते हैं। इसमें क्रोमेटिड क्या करते हैं, फिर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं और दोनों पोल के ऊपर क्या बनने लग जाते हैं, एंटीपोल बनने लग जाते हैं, एक नॉर्थ पोल
और दूसरा साउथ पोल के फॉर्मेशन के अंदर इसके अंदर पोल बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये पोल बनते हैं तो इन पोल के अंदर स्पिंडल फाइबर बनने लग जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इन क्रोमेटिन्स को अपनी ओर खींचने की लिए कोशिश करते हैं। तो ये क्रोमेटिड क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने का मतलब है कि इनका सेंट्रोमियर तो प्लेट पे अटैच हो जाता है और दो धागेनुमी संरचना ऊपर की ओर और दो नीचे की ओर। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये इस तरीके से प्लेट पे व्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनके एंटीपोल क्रोमेटिड फाइबर के द्वारा इनके क्रोमेटिड फाइबर को स्पिंडल फाइबर के द्वारा अपनी ओर खींचती है तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये ऊपर वाला यूं और ये नीचे वाला इस तरीके से ऊपर की ओर हो जाते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इनको अपनी ओर पोल की तरफ खींचते हैं। तो ये जो क्रोमेटिड होते हैं ये क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ 4 क्रोमोसोम थे तो उन 4 क्रोमोसोम में से चारों क्रोमोसोम का एक एक फाइबर जो है वो इस पोल की ओर चला जाएगा और एक एक फाइबर नीचे वाले पोल की ओर आ जाता है। तो आधे आधे गुणसूत्र, जैसे टोटल यहाँ 46 क्रोमोसोम हैं तो उनमें से 23 क्रोमोसोम एक पोल की ओर चले जाएंगे और 23 ही क्रोमोसोम दूसरे पोल की ओर आ जाते हैं। जैसे ही ये एक पोल से दूसरे पोल की ओर जाते हैं तो इनके अंदर और ज़्यादा संकुचन शुरू हो जाता है। संकुचन शुरू होने से क्या होता है कि सबके जो सेंट्रोमियर होते हैं वो पोल की ओर अपनी डायरेक्शन कर लेते हैं। जैसे पोल की ओर डायरेक्शन करते हैं तो इनके बीच में, इनके साइटोप्लाज्मा में एक कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है, एक संकुचन शुरू हो जाता है। उस संकुचन के होने के कारण क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस एक तरफ सेपरेट हो जाते हैं, ये न्यूक्लियस एक तरफ सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस दोनों विपरीत पोल की ओर सेपरेट होते हैं, अब इनका कौन सी स्टेज शुरू हो जाएगी, ये तो कैरियोकाइनेसिस हो चुका, यानी कि इनका न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट हो चुका। अब इनके अंदर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर ये साइटोप्लाज्मा का डिवीजन शुरू हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस की जो प्रक्रिया है वो इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। जैसे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो ये क्या होते हैं, दो डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन में सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वीडियो।